बियॉन्ड ऑर्डर 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की इससे पहले आई बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ की सीक्वल है, जहां 12 रूल्स फॉर लाइफ में डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने यह समझाया है कि लाइफ में जरूरत से ज्यादा केओस या डिसऑर्डर को कैसे मैनेज करा जा सकता है। वहीं बियॉन्ड ऑर्डर में उन्होंने जरूरत से ज्यादा ऑर्डर होने के नतीजों को समझाया है। हद से ज्यादा केओस जिंदगी को अस्थिर बनाती है और हद से ज्यादा ऑर्डर एक इंसान की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। यानी ये दोनों बुक्स हमें बोलती हैं कि हम रियलिटी के इन दो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्डर और केओस के बीच में एक बैलेंस ढूंढें। हम ऑलरेडी इस चैनल पर 12 रूल्स फॉर लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं और अब समय है 12 मोर रूल्स का। रूल नंबर 1, डू नॉट केयरलेसली डेनिग्रेट सोशल इंस्टीट्यूशंस और क्रिएटिव अचीवमेंट्स। इस रूल में जॉर्डन बताते हैं कि अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो या फिर आप इंटेलेक्चुअली क्यूरियस हो तो आपके गवर्नमेंट, रिलीजन, फैमिली या एजुकेशन जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस में दोष निकालने और उन्हें बिना सोचे समझे रिजेक्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जुड़े हैं नई चीजों में इंटरेस्ट लेने के बिहेवियर से और उन स्ट्रक्चर्स को खारिज करने से जो एक इंसान को उसकी बाउंड्रीज बताते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो तब चांसेस हैं कि आप लोगों की क्रिएटिव अचीवमेंट्स को यूजलेस बताकर उन्हें रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी और आर्ट में कोई वैल्यू नहीं दिखती। और इस तरह की सोच से एक सोसाइटी की ग्रोथ बिल्कुल ठहर जाती है। लेकिन दोनों टाइप्स के लोग ही एक सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जॉर्डन बोलते हैं अपनी पर्सनालिटी को समझो और हमेशा याद रखो कि जितना रिस्क लगातार नए रूल्स या आइडियाज को फॉलो करने और पुराने ठीक ठाक चलने वाले स्ट्रक्चर्स को एकदम से खत्म करने में है, उतना ही रिस्क है पुरानी वैल्यूज और स्ट्रक्चर्स के साथ चिपके रहने में। रूल नंबर 2, इमेजिन हु यू कुड बी एंड देन एम सिंगल माइंडेडली एट दैट। ये रूल जॉर्डन ने जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा से सीखा है। वो बताते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तब हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन बड़े होने की सबसे बुरी और डिसअपॉइंटिंग बात यही है कि आप कुछ भी बनने की पोजीशन में नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे तो आप बड़े होने के बाद भी एक बच्चे की तरह ही रहोगे। यही रीजन है कि क्यों एक पॉइंट के बाद आपको अपना ये बचपना और कुछ भी बनने की पोटेंशियल को सैक्रिफाइस करना होता है ताकि आप एक्चुअल में कुछ बन सको, बजाय एक जगह पर अटके रहने के। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जवानी में वेट करते रहते हैं क्योंकि वो ये ही नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें बनना क्या है। और डॉक्टर पीटरसन हमें इसी बात पर वार्निंग देकर बताते हैं कि इस तरह से वेट करना सबसे बेकार ऑप्शन होता है, क्योंकि ऐसे तो आपके पास एनालाइज करने के लिए कोई डेटा ही नहीं होता जिससे आपको पता चल सके कि आपका प्लान सही था या गलत, क्योंकि आपने तो कोई प्लान बनाया ही नहीं। इसलिए एटलीस्ट एक गोल की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करो, उसमें अपनी पूरी जान लगाओ और देखो क्या होता है। रूल नंबर 3, डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। यानी अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसा, रिलेशनशिप्स, ट्रॉमा या कोई भी दूसरी परेशानी हो, तो उस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो। जब भी आप किसी प्रॉब्लम से जुड़े इमोशनल चार्ज को दबाते हो तब उससे आपका दर्द और बढ़ जाता है। जबकि जब आप सोचना शुरू करोगे कि आपको क्या चीज सता रही है, तब आपको समझ आएगा कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो उतनी जरूरी और बड़ी हैं ही नहीं, और वो बस आपको इसलिए तंग कर रही थी क्योंकि आप उन्हें प्रोसेस ही नहीं होने दे रहे थे। यानी आप तब तक इन प्रॉब्लम्स को डिसमिस नहीं कर सकते जब तक आप इन्हें एड्रेस नहीं करते। रूल नंबर 4, नोटिस दैट अपॉर्चुनिटी लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एब्डिकेटेड। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम दूसरों के काम में कमी निकालते हैं और बोलते हैं कि उस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं उठाई। लेकिन जॉर्डन बोलते हैं कि जब भी आपके साथ ऐसा हो तब कंप्लेन मत करो और अपने अंदर दूसरों के लिए कड़वाहट मत भरो, बल्कि ऐसी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि अगर कोई इंसान अपना काम ढंग से नहीं कर रहा और उसका प्रभाव आप पर और पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा है, तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। और आपको ऐसे बहुत से काम मिलेंगे, जैसे अगर आपकी फैमिली में आपके फादर या मदर उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या आपके छोटे भाई बहन को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, या आपको लगता है कि सोसाइटी के बारे में किसी जरूरी टॉपिक के बारे में बात नहीं हो रही, और अगर आपको ये बातें चुभती हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराओ मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऐसा करना आपके लिए कितना मीनिंगफुल हो सकता है। रूल नंबर 5, डू नॉट डू व्हाट यू हेट। ये रूल 12 रूल्स फॉर लाइफ के रूल नंबर 8, टेल द ट्रुथ और एटलीस्ट डोंट लाई का दूसरा वेरिएंट है। जॉर्डन बोलते हैं कि चांसेस हैं कि आपको नहीं पता कि सच कैसे बोला जाता है, क्योंकि सच को पता करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर इंसान इतनी हिम्मत तो कर ही सकता है कि वो झूठ ना बोले, क्योंकि हमें पता होता है जब हम झूठ बोल रहे होते हैं। और उन चीजों को करना जिन्हें आप हेट करते हो, ये झूठ के बराबर ही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि
कि आप अपनी टेम्परेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना बंद कर दो, जैसे पढ़ाई करना या फिर अपने पेरेंट्स के बोले काम को करना जिसे आप हेट करते हो। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई चीज ना करना, जैसे ऐसा करियर ना चूज करना या फिर ऐसे इंसानों के साथ ना हैंग आउट करना जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। रूल नंबर 6, अबैंडन आइडियोलॉजी। ये रूल बोलता है कि हमें दुनिया की हर प्रॉब्लम को ओवर सिंप्लीफाई करना और उनके वन डायमेंशनल बायस्ड सॉल्यूशंस निकालना बंद करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कई आइडियोलॉजीज लोगों के सक्सेस और फेलियर को जेंडर, पावर, कास्ट या रेस जैसी चीजों से जोड़ती हैं और इन्हीं के बेसिस पर हर चीज को एक्सप्लेन कर देती हैं। जहां मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलती है कि अमीर लोग अमीर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों से पैसा चुराया है और हर अमीर इंसान करप्ट होता है, वहीं फेमिनिज्म बोलता है कि हिस्ट्री से लेकर अब तक हर लड़का हर लड़की को दबाता आया है और लड़कियों की हर प्रॉब्लम की जड़ लड़के ही हैं। दोनों एग्जाम्पल्स ही ओवर सिंप्लीफिकेशन पर रिलाई करते हैं और रियलिटी का आधा हिस्सा रिजेक्ट कर देते हैं कि हाँ, कई अमीर लोग बुरे भी होते हैं और अच्छे भी, और कई लड़के लड़कियों को दबाते भी हैं और कई लड़के लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। जॉर्डन बोलते हैं कि कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी हमारी हिस्ट्री की महान कहानियों या मिथोलॉजी के ऊपर लगे एक कीड़े के जैसी होती हैं। जहां एक मिथोलॉजिकल स्टोरी हर तरह से बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल और फेयर होती है, वहीं एक आइडियोलॉजी अनबैलेंस्ड, थियोरेटिकल और अनफेयर होती है जो बस आपको दूसरों से मॉरली सुपीरियर फील कराती है। रूल नंबर 7, वर्क एज हार्ड एज यू कैन ऑन एटलीस्ट वन थिंग एंड सी व्हाट हैपेंस। ये रूल नंबर 2 के ही सिमिलर है और जॉर्डन इसमें बोलते हैं कि हर इंसान को अपने यूथ में ही ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि आप एक टास्क में कितनी मेहनत डाल सकते हो। यानी किसी भी चीज को उठाओ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सेल्स टारगेट हो या फिर अच्छी बॉडी बनाना हो, कुछ भी, और उसे अपना 100% दो और देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इससे आपको अपनी लिमिट्स पता चलेंगी और आप अपनी कैपेबिलिटीज को नाप पाओगे। रूल नंबर 8, ट्राई टू मेक वन रूम इन योर होम एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ब्यूटी की अहमियत भूल चुके हैं। डॉक्टर पीटरसन बताते हैं कि हर तरह की सुंदरता, चाहे वो आपके पार्टनर की सुंदरता हो या फिर किसी खूबसूरत बिल्डिंग की दीवारों पर बनी कलाकृति या किसी स्टैचू की सुंदरता, हर तरह की सुंदरता ही एक आइडियल होती है जो हमें जज करती है और हमें अपनी कमियों की याद दिलाती है। यही रीजन है कि क्यों लोग ब्यूटी से इतना डरते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को अगली बनाते हैं। इसलिए ब्यूटी की इस क्वालिटी को यूज करो, अपने रूम को दिखने में अच्छा बनाओ और ब्यूटी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करो ताकि वो हर समय आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर करती रहे। रूल नंबर 9, इफ ओल्ड मेमोरीज स्टिल अपसेट यू, राइट देम डाउन केयरफुली एंड कंप्लीटली। क्योंकि अगर कोई पास्ट की चीज आपको अभी भी परेशान कर रही है तो उसका मतलब आपने उसे ढंग से समझा नहीं है और आपका एक हिस्सा अभी भी पास्ट में ही अटका हुआ है और अपने इस हिस्से को प्रेजेंट में लाने के लिए आपको अपने पास्ट को ढंग से समझना होगा और इसका सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका होता है अपने पास्ट के बारे में लिखना। रूल नंबर 10, प्लान एंड वर्क डिलिजेंटली टू मेंटेन द रोमांस इन योर रिलेशनशिप। ये रूल हमें अपने रिलेशनशिप्स को सीरियसली लेने और उन पर सिंसेरिटी के साथ मेहनत करने को बोलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक रिलेशनशिप में उस स्पार्क को मेंटेन करे रखना जो रिलेशनशिप के शुरुआत में था, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर पीटरसन लॉन्ग टर्म रोमांस को किसी ऐसी चीज की तरह नहीं देखते जो खुद ब खुद लोगों के बीच जिंदा रहता है, बल्कि वो उसे एक गोल की तरह देखते हैं जिसके टुवर्ड्स आपको कंटिन्यूअसली काम करना होता है। रूल नंबर 11, डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बिकम रिजेंटफुल, डिसीटफुल और एरोगेंट। यानी जिंदगी या दूसरों के लिए अपने अंदर कड़वाहट भरना, अपने आप से झूठ बोलना और अपने अंदर गुस्सा रखना, ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमारी बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों पर ही बहुत हार्ड होती हैं और ये हमारे एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। आपने ये देखा भी होगा कि जो इंसान बहुत गुस्से वाला होता है, हर समय इरिटेटेड रहता है और कंप्लेन करता रहता है, उसकी सफरिंग क्लियरली उसकी शक्ल पर दिख रही होती है। अपने अंदर टॉक्सिसिटी रखना आपको जल्दी बूढ़ा बनाता है, इसलिए अपने गुस्से और कड़वाहट को हल्के में मत लो, बल्कि उन्हें क्वेश्चन करो और जिन ट्रॉमास को आप अपने अंदर दबा कर बैठे हो उन्हें फेस करो। रूल नंबर 12, बी ग्रेटफुल इन स्पाइट ऑफ योर सफरिंग। बुक का आखिरी रूल हमें साहसी बनने को बोलता है और सबसे ज्यादा साहस यानी करेज इसी चीज में है कि एक इंसान अपनी सफरिंग में भी अपनी एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट कर सके। और जितना ज्यादा एक इंसान किसी मुश्किल में होता है, उतना ही ग्रेटफुल रहना और अपनी लाइफ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना उसके लिए सहारे का काम करता है।